हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग और उत्तराखंड आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस से हो, लोअर पीसीएस, आरओ या आरओ, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आयोग है, एक आयोग से दूसरे आयोग ना क्वेश्चन ट्रांसफर करते रहते हैं, वही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे 2 बार पूछा गया है, एक उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो आप पुलिस का दे रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड हो या फिर लोअर पीसीएस से रिलेटेड हो, ये सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन दिया है, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए कहाँ पर। तरल नाइट्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में, शुष्क बर्फ में या फिर तरल अमोनिया। इसमें से आप लोग राइट आंसर अपना गेस करिएगा। आपको बता दें, इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है तरल नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है। पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है 2019 में और 22 में भी 2 बार ये ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस में सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबर, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। इसमें से कौन सा है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। रेयॉन जो है वो रूपांतरित स्टार्च नहीं है, जबकि ये एक रेशा है, संश्लेषित रेशा इसको बोलते हैं। रेयॉन क्या है, एक संश्लेषित या संशोधित रेशा, सॉरी संश्लेषित नहीं, यहाँ पर संशोधित रेशा होगा। ऑक्सीटोसिन क्या होगा, हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये एक अमीनो एसिड से बना हुआ मीठा है, जो कि आपका जो नॉर्मल शुगर है उससे 150 से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं वो कम मात्रा में मीठा उतना प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए एस्पार्टेम शुगर फ्री के जैसा ही काम करता है। नियोप्रीन है विशिष्ट रबर, ये भी सही है, सी भी ऑप्शन सही है यहाँ पर। रेयॉन जो है ये एक संशोधित रेशा है, रूपांतरित स्टार्च नहीं। तो राइट आंसर हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। ए है बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि का, पित्ताशय की पथरियों का या विशेष प्रकार के कैंसर का, गुर्दे की पथरियों का। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिएगा। तो इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा है, ये एक प्रकार विशेष प्रकार के कैंसर का इसके द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पर मतलब आप लोग रेडियोथेरेपी नाम सुने होंगे, तो यही है। रेडियोथेरेपी में 3 टाइप्स के रेज होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा भी इसी का एक अंग है, विशेष प्रकार के कैंसर का इससे समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन किरणें शरीर के माध्यम से बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, इसीलिए इन किरणों का उपयोग त्वचा पर या शरीर के सतह के पास के कैंसर जो होते हैं उनके इलाज के लिए किया जाता है। इसी के लिए ऑप्शन में दिया है विशेष प्रकार के कैंसर का। इस प्रकार के विकिरण चिकित्सा के लिए एक रैखिक त्वरण का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के विकिरण चिकित्सा का उपयोग अक्सर त्वचीय टी सेल लिम्फोमा या अन्य त्वचा घाव के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी, ये ईईजी जो दिया हुआ है इसका मिलान वाले क्वेश्चन में भी पूछता है और ऐसे यहाँ पे अलग से भी पूछा गया है यूपी स्पेशल प्री 2008 में। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय, कान, मस्तिष्क, यकृत। यानी कि ईईजी में हम किस चीज़ को देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क की जो विद्युत गतिविधि से इसका संबंध होता है। ईईजी इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो एस्फेलोग्राम, शायद एस्फेलो या एस्फेलो ऐसे कुछ करके है, मुझे भी राइट प्रोनाउंसिएशन याद नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रो एस्फेलोग्राम इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए का दूसरी सूची से मिलान करें। यहाँ पहला सूची दिया है, 2 सूची दिया गया है, इसमें मिलान करें और कूट की सहायता से इसको सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे कूट मेंशन नहीं है। आइए देखते हैं। ईईजी और ईसीजी आप लोग देख रहे होंगे, इसके बारे में बात करें तो
ऑडियोग्राम सबसे पहला है। ऑडियोग्राम किससे संबंधित है? हृदय, मस्तिष्क, कान या वक्ष। तो ऑडियो यानी कि सुनने का काम आता है, किससे? कान से। तो एक और हो जाएगा 3 ऑप्शन। दूसरा दिया हुआ है ईसीजी क्या है? ये हृदय संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, तो यहाँ पर बी का जो होगा वो ए हो जाएगा। फिर ईईजी किसके लिए है? अभी मैंने ऊपर ही बताया, मस्तिष्क के लिए है। मैमोग्राम ये वक्ष का है, मतलब जिसको भी वक्ष से रिलेटेड कैंसर होता है तो वो लोग मैमोग्राफी करवाते हैं, तो मैमोग्राम वक्ष से रिलेटेड है। ऑडियोग्राम कान से रिलेटेड है। ईसीजी है वो है आपके हृदय से रिलेटेड, और ईईजी है मस्तिष्क से रिलेटेड, और मेमोग्राम है ये आपके वक्ष से रिलेटेड है। एमआरआई निम्न में से क्या है? ये पूछा है। मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज है, या फिर मैग्नेटिक रिजोनेंस इन इंटेस्टाइन है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जो इसका पूरा नाम है आपको MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। BMD बोन मैरो डेंसिटी, या बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, या बोन मैरो डिफ्रेंशिएशन। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन तो एकदम नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ABC में से कौन सा होगा? इसको आप देखें तो इसको बोलते हैं, एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बड़े लोगों में होती है, तो उस क्या पता लगाने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, बोन मिनरल डेंसिटी का पता लगाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से रिलेटेड है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन BMD का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BMD परीक्षण किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी बता दिया है। BMD देखिए 2015 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू की, मलेरिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, या फिर एड्स की। इसका आंसर आप लोगों को बता ही दिया है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं कूट, और उसको कूट की सहायता 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसको कूट की सहायता से सॉल्व करना है। ये क्या है? तो ये है आपका कुछ दिवस दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि कौन कौन से किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे इजी है, 5 सितंबर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। यहाँ पर आप लोग इसको अपने से भी सॉल्व करते रहिएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। अगर जो इसमें से 1 या 2 भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बाकी सब अपने आप ही आपका सॉल्व हो जाता है। वैसे बहुत कुछ टफ तो नहीं दिया है। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को, और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 3 तो बहुत ही इजी थे। दिसंबर एक ए से एड्स भी आप इस तरीके से रिलेट करें, दिसंबर दिवस, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो इस तरीके से करके आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके क्वेश्चंस को इजली याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए का हो जाएगा 5 जून पर्यावरण, ए का 2, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। और पहले का हो जाए 1 दिसंबर का हो जाएगा विश्व एड्स दिवस, 3 यहाँ पर भी मैच कर रहा है। फिर सी का हो जाएगा 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। ए ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिल्क फीचर रोग गाय, और नील जिह्वा रोग भेड़, पंख या पूंछ सड़न रोग गाय भैंस बकरी, और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो क्या सभी सुमेलित नहीं है, या फिर जो पहला दिया हुआ है मिल्क फीचर रोग, तो मिल्क है गाय है, ये सही ही है। नील जिह्वा रोग ये रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछता है, तो ये भीड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंख एवं पूंछ सड़न रोग गाय भैंस बकरी नहीं होगा। पंख मतलब फिन है, इसको बोलते हैं फिन एंड टेल रॉट डिजीज़। ये होता है मछलियों में। किससे रिलेटेड है ये? तो ये है मछलियों से रिलेटेड बीमारी। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पशुओं में होने वाले रोगों में से कौन सा एक रोग कवक के द्वारा होता है? क्षय रोग, निमोनिया, सेप्रोलेग्निया रोग, सॉरी यहाँ पे अलग अलग हो गया है। सेप्रोलेग्निया रोग है, खुरपका मुंहपका रोग। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो पशुओं में कवक के द्वारा जो होने वाला रोग है खुरपका और मुंहपका नहीं है, ना कि क्षय और निमोनिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है।
कवकों से होने वाले रोग जो कि जानवरों से होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं सेप्रोलेगनिया जो है वो मरी हुई मछलियों पर पाए जाते हैं, कवक हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसका एक अलग मैंने कवकों से और बाकी सबसे होने वाले पौधों में जितने रोग पाए जाते हैं उसको मैंने किया हुआ है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं तो सेब का फल सड़न रोग पूछता है, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल। आलू की अंगमारी रोग पूछता है, किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। या फिर अंगमारी पछेता रोग बोलते हैं, वो होता है अगैता और पछेता, मतलब भोजपुरी में लोग बोलते हैं। तो ये सब होते हैं आलू का उत्तर अंगमारी या फिर अंगमारी रोग, तो कवक के द्वारा होते हैं। धनिया का स्टेम गाल रोग भी कवक के द्वारा होता है। गन्ने का लाल गलन रोग भी, और काला स्तंभ किट रोग बोलते हैं गेहूं का, या स्लथ कर्ण रोग बोलते हैं। मूंगफली का टिक्का और आलू का वाट रोग, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुर्गियों को विषाणु के द्वारा होता है, तो पुलरोमा, रानीखेत, संक्रामक कोराइजा या फिर फाउल कालरा। ये 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताते चले ये चारों के चारों ही मुर्गी या फिर जो घरेलू पक्षी होते हैं इनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं। पहले बात करते हैं हम लोग पुलरोमा की बात, क्योंकि ये आगे पीछे करके पूछ सकता है कोई भी। यहाँ पर ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो रानीखेत है। रानीखेत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बीमारी थी सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में ही पाई गई थी, तो इसलिए रानीखेत बीमारी कहते हैं। ये आपका विषाणुओं के द्वारा होता है मुर्गी में, और इसमें होता है कि एक ही दिन में या फिर अचानक ही मुर्गियाँ मरने लगती हैं। तो रानीखेत यहाँ पर रोग है, ये मुर्गियों का सबसे खतरनाक जो संक्रामक रोग होता है ये होता है। इसका राइट आंसर है। पुलरोमा के बारे में देख लें तो ये भी मुर्गियों में होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये विषाणु के द्वारा पूछा है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो इसलिए ये आंसर राइट आंसर नहीं है। पुलरोमा होता है साल्मोनेला पुलरोमा, जो जीवाणु है उसके द्वारा, तो इसीलिए इसको पुलरोमा बोलते हैं। पुलोरम, सॉरी पुलरोमा मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, पुलोरम साल्मोनेला पुलोरम के द्वारा होता है। संक्रामक कोराइजा रोग की बात करें तो ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है, फाउल कालरा, इसको मुर्गी हैजा भी बोलते हैं, तो ये भी विब्रियो कोलेरी जीवाणुओं के द्वारा होती है, ना कि विषाणु के द्वारा। रानीखेत ही बीमारी है जो कि विषाणुओं के द्वारा होती है, एक खतरनाक संक्रामक रोग है। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।